ओके, आज हम लोग देखने वाला है टॉपिक ऑडिटर, ठीक है ना। ऑडिटर जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन स्टार्ट होता है 139 से और ख़त्म होता है 148 में, ठीक है, 139 से 148। अब ये सेक्शंस क्या क्या है और क्या कहते हैं ये मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ये स्टोरी है एक अपॉइंटी, मतलब जो ऑडिटर है, ठीक है, उसको हम लोगों ने अपॉइंट किया, ठीक है ना। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोगों ने अपॉइंट किया और एक जो रिक्रूटर है उसके बीच में ये स्टोरी जो है वो होता है, ठीक है, बातें होता है। तो इस बातें के ऊपर हम लोग सेक्शंस डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे पहले जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो रिक्रूटमेंट कमेटी को कहता है कि भैया ऑडिटर जो है ना उसको अपॉइंट करो। क्या बोलते हैं? अपॉइंट करो। किसको कहते हैं? हाँ जी, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कहते हैं रिक्रूटिंग कमेटी को, ठीक है ना। सबसे पहले कहते हैं ऑडिटर को अपॉइंट करो, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर अपॉइंट कर रहे हो तो निकालने का भी प्रोविजन जो है वो भी रहेगा ही, ऑब्वियसली, राइट। तो दूसरा है निकालो। अपॉइंट कर लिए हम लोगों ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, लेकिन पसंद नहीं आया उसका काम, निकाल दिए, फिर दोबारा से हम लोग ने अपॉइंट कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अपॉइंट करने के लिए एक बात ध्यान रखना, उससे अपना क्वालिफिकेशंस पूछ लेना, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो पूछ लो यार, पूछ लो, ठीक है। ऑडिटर के क्वालिफिकेशन को पूछ लो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्वालिफिकेशन नहीं, इज ही क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, उसका क्वालिफिकेशन अलग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है, क्वालिफिकेशन पूछ लिया, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन अब इतना क्वालिफाइड है, ठीक है। ये रिक्रूटर कहता है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कहता है कि अब इतना क्वालिफाइड है तो बता रेम्यूनरेशन कितना लोगे, ठीक है। ये पूछा किसने? वही रिक्रूटिंग कमेटी ने। किससे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिसको अपॉइंट किया है। वो 3 इडियट्स में नहीं दिखे जब इंटरव्यू के लिए जाता है, वो रस्तोगी या फिर कुछ था, उसका नाम मैं भूल गया। 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी, मैं सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। तो वो जब जाता है इंटरव्यू के लिए, बोलते ना अब बताओ तनख्वाह कितना लोगे, या फिर सैलरी कितना लोगे, या फिर सैलरी डिस्कस कर ले, तो ऐसे पूछते हैं ना रिक्रूटर्स। तो इसी प्रकार से, ठीक है। अब इतना क्वालिफाइड हो तो बताओ, तो बता रेम्यूनरेशन कितना लोगे, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन जैसे ही उसने बोला, फिर पूछा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने पूछा रिक्रूटर से, सर मेरा पावर्स है ना, ऐसा पूछा, ठीक है। तो रिक्रूटर ने जवाब दिया पावर्स है, साथ में ड्यूटीज भी, ठीक है। पावर्स है, साथ में ड्यूटीज भी। पावर्स तो देंगे तेरे को, लेकिन ड्यूटीज भी निभाना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूटीज भी निभाना पड़ेगा। फिर बोले रिक्रूटर, लेकिन कुछ सर्विसेज है, लेकिन कुछ सर्विसेज है, पार्डन मी फॉर माई हिंदी इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन कुछ सर्विसेज है जो नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ सर्विसेज है जो नहीं मिलेगा। सर्विसेज मतलब क्या? कुछ चीजें हैं जो ऑडिटर नहीं कर सकता। अंडरस्टूड। 6 हो चुका है, 7 हो चुका, अभी 7 देखो। फिर उसको बोला कि हाँ सर्विसेज नहीं मिलेगा। फिर ना रिक्रूटर ने उसको बोला अच्छा ऑडिट रिपोर्ट साइन करना होगा, ठीक है। क्या बोला? ऑडिट रिपोर्ट साइन करना होगा,
ठीक है। तो उसको बोला कि देखो कुछ कुछ सर्विसेज तो है जो आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ ऑडिट रिपोर्ट जो है उस पर साइन करना होगा आपको, ठीक है। 8 वाला पॉइंट देखो, ऑडिटर ने उसको बोला, फिर जो रिक्रूटर है उसने ऑडिटर को बोला अच्छा सुनो ना, जनरल मीटिंग में आ रहे हो ना, पूछा ऐसे, ठीक है। मतलब ऑडिटर को पूछा कि जनरल मीटिंग में आ रहे हो ना। फिर ऑडिटर ने जवाब दिया हाँ यस जनरल मीटिंग में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर रिक्रूटर ने ऑडिटर को थोड़ा समझाया कि अगर कुछ गलती किया, अगर कुछ गलती किया तो मतलब थोड़ा उसको थ्रेटन करते, तो डंडा से पीटेंगे, ठीक है, ऑडिटर को बोला। फिर ऑडिटर ने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गलती तो नहीं करेंगे। फिर जाते जाते लास्ट में सिर्फ ऑडिटर को एडवाइस दिया रिक्रूटर ने कि कॉस्ट के जो रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर रखना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर रखना एंड ऑडिट भी कर लेना। क्या कर लेना? एंड ऑडिट भी याद से कर लेना। कॉस्ट रिकॉर्ड बराबर रखना मतलब कॉस्ट के जो रिकॉर्ड्स है वो बराबर रखना एंड ऑडिट भी याद से कर लेना। तो ये था कॉन्वर्सेशन बिटवीन द रिक्रूटर एंड द ऑडिटर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि एज एन ऑडिटर अपॉइंट होगा अब, ठीक है, या फिर हो गया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये हुआ रिक्रूटर और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मतलब ऑडिटर उसके बीच में, ठीक है। अब सुनो मज़े की बात। अपॉइंट करो जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स से, इसका सेक्शन है 139, ठीक है। निकालो मतलब रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसका सेक्शन है 140, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन तो पूछ लो, ये है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये है सेक्शन 141। फिर देखो अब इतना क्वालिफाइड हो तो बताओ रेम्यूनरेशन कितना लोगे। टॉपिक है रेम्यूनरेशन के ऊपर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर है सेक्शन 142। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बताया कि सर मेरा पावर्स है ना, तो यहाँ पे जो है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 143। फिर नेक्स्ट है अपना लेकिन कुछ कुछ सर्विसेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑडिटर्स नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज मतलब प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोहिबिटेड सर्विसेज। नहीं मिलेगा मतलब प्रोहिबिटेड सर्विसेज, वो सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं कर सकता, वो है सेक्शन 144, ठीक है। फिर आता है अपना ऑडिट रिपोर्ट साइन कर लेना, ठीक है। तो यह साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यह है सेक्शन 145। नेक्स्ट है अच्छा सुनो ना, जनरल मीटिंग में आ रहे हो ना, ये है ऑडिटर्स राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ठीक है, यह है सेक्शन 146। नेक्स्ट है अगर कुछ गलती किया तो डंडा से पीटेंगे, इसका मतलब क्या है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कुछ गलती किया कॉन्ट्रावेंशन, यह है सेक्शन 147, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट, ठीक है, यह है सेक्शन 148। सेक्शन 139 से शुरू होता है, खत्म हो जाता है सेक्शन 148 पे, ठीक है। ये होता है तरीका जिस तरीके से आपको याद करना होता है सेक्शन नंबर्स प्लस दी सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन बोल क्या रहा है एंड दी सेक्शन नंबर्स। सेक्शन 139 क्या कहता है वो मत देखो, सबसे पहले दिमाग में ये लाओ कि ऑडिटर से रिलेटेड क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो सकता होगा। ये सारे कॉन्वर्सेशंस है,
इसी कॉन्वर्सेशंस के साथ अगर ये कॉन्वर्सेशन आपने याद रख लिया तो आप एक भी सेक्शन जो है वो नहीं भूलने वाले। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इस प्रकार से आपको सेक्शंस जो है याद करना होता है। ये मैंने एक आपको नमूना दिखा दिया है, ठीक है, सैंपल दे दिया है कि इस प्रकार से आपको सेक्शंस जो है वो याद करना होता है। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपॉइंट करो, अपॉइंटमेंट के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले अपॉइंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स क्या बताओ? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 139। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर। फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। दूसरा होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तीसरा होगा कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। ठीक है, पहला ऑडिटर जो है वो है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो पहला जिस बंदे को बिठाते हैं हम लोग एज एन ऑडिटर, उसको कहा जाता है फर्स्ट ऑडिटर। दूसरा है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑडिटर तो हम लोग ने पहला बिठाया, उसके बाद जितने भी ऑडिटर्स आते हैं उसको कहा जाता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और तीसरा है कैजुअल वैकेंसी। अगर ऑडिटर बाई चांस रेजिग्नेशन दे दिया या फिर वो मतलब ऐवे ही निकल गया या फिर कुछ दुर्घटना घट गया, ऑडिटर जो है वो स्वर्गवासी हो चुका है, तब कैजुअली वेकेंट हो चुका है ना मतलब उसका पोजीशन। तो जब इस प्रकार का कुछ वैकेंसी आएगा, कैजुअल वैकेंसी होगा, तो कैसे हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन ही हम लोग करने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से ध्यान लगाओ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑडिटर के बारे में। फर्स्ट बताओ क्या? फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑडिटर है ये डिवाइडेड है इनटू टू कंपनीज। एक है गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है, अच्छा ये पहले वाला लिखते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पहला है नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान लगाओ। एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सबसे सर्वप्रथम जो ऑडिटर रहता है उसको कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन के अंदर? तो 30 डेज। 30 डेज नहीं लिखेंगे एग्जाम में, 30 डेज मत लिख के आ जाना, लिखना है विद इन 30 डेज। विथ इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उसका, उस कंपनी का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ड्यूटी रहता है कि वो लोग अपॉइंट करेंगे सर्वप्रथम ऑडिटर जो कि है फर्स्ट ऑडिटर। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट कर गया, मतलब वो जो है ना अपॉइंट नहीं कर पाए, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो तब पावर है मेंबर्स के पास। कंपनी के जो मेंबर्स है वो अपॉइंट करेंगे विद इन बताओ ना कितना डेज हो सकता होगा? विद इन 90 डेज। ठीक है, विद इन बताओ कितना डेज? विद इन 90 डेज। ठीक है ना, कौन से मीटिंग में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों है इधर पे समझो एक बात, क्योंकि ऑडिटर जो है वो फटाफट मेरे को अपॉइंट करना है, क्योंकि कंपनी तो चल रहा है, अब उसको ऑडिटिंग वगैरह कौन देखेगा? ऑडिटर ही देखेगा। तो ईजीएम क्यों बुला रहे हम लोग? जनरल मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं भैया? एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार होता है। अब कि हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग के लिए वेट करें कि कब एनुअल जनरल मीटिंग होगा, कब हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे? तो पूरा साल ऑडिट कौन करेगा? तो इसलिए जल्द से जल्द इमरजेंसी में हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जो कि नॉर्मल मीटिंग होता है। ठीक है, बुला के उसमें हम लोग अपॉइंट कर लेंगे 90 डेज के अंदर अंदर। 90 डेज कब से स्टार्ट हो रहा है? इस 30 डेज से स्टार्ट हो रहा है 90 डेज। समझ में आ रहा है? तो ये जो 90 डेज है ये फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो 30 डेज एक्सपायर हो रहा है ना, उसके बाद से 90 डेज मिलेगा अपने मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए।
अच्छा, अपॉइंट तो कर लिए, मेंबर्स तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, अपॉइंट कर लिए, ठीक है ना। एक प्रोविजन जो ना यहाँ पर नहीं दे के रखे हैं वो लोग, ठीक है, एक प्रोविजन जो है वो यहाँ पर नहीं दे के रखे हैं कि अगर बाई चांस मेंबर भी डिफॉल्ट हो गया तो पता है कौन अपॉइंट करेगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन ये दिया ही नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। अगर मेंबर्स डिफॉल्ट कर लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके देता है ऑडिटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, वो जो पहला ऑडिटर है उसका टेन्योर कब तक रहेगा, ही विल होल्ड ऑफिस, देखो ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मतलब उस कंपनी में जो सबसे पहला एनुअल जनरल मीटिंग होगा, उस एनुअल जनरल मीटिंग पे कंक्लूजन, मतलब समझो मीटिंग स्टार्ट हो रहा है और ऑडिटर निकल गया, ऐसा नहीं है, मीटिंग खत्म होगा, जैसे ही मीटिंग खत्म होगा फिर उसका अपॉइंटमेंट जो है वो क्या मतलब वो खत्म हो जाएगा, उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन भी है रीअपॉइंट करने का, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो कि सर सिर्फ 1 ही साल काम किए, तो टेंशन मत लो। अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। इधर पे समझो कि कंक्लूजन जैसे ही मीटिंग खत्म होता है वैसे उसका टेन्योर खत्म हो जाता है। फिर हम लोग करने वाले गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज को तो दिक्कत ही नहीं है, सबसे ईजी। इसमें अपॉइंट होता है, कौन करता है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, अपॉइंटेड बाय कैग, CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, COMP, समझे ना, कंट्रोलर, TROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज, विद इन 60 डेज। कब से, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाई चांस कैग जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, कैग जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, तो कौन करेगा अपॉइंटमेंट, हाँ जी, फिर करेगा बोर्ड करेगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, ठीक है। याद रखना ये जो 30 डेज ये स्टार्ट होगा ये 60 डेज के एंड से, ये 60 डेज जब खत्म हो जाएगा तब 30 डेज स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। तो ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन दी पावर ऑफ द कैग, ठीक है ना, पावर ऑफ द कैग जो है वो खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि 60 दिन में उसके पास पावर है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप अपॉइंट करो। 7 दिन के अंदर आप अपॉइंट नहीं किया, 60 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं किया, तो बोर्ड जो है पावर अपने हाथ ले लेगा और बोर्ड जो है वो अपॉइंट करेगा। बाई चांस बोर्ड भी फेल कर लिए तब तो एक ही उपाय बचा है, वो है मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। कहाँ पे, EGM में सर, EGM में अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज। ये जो 60 डेज है ये स्टार्ट होगा इस 30 दिन के ख़त्म होने पे। ये हो गया अपना नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। ध्यान रखना, रट्टा वाले बच्चे जो है, रट्टा मारने वाले बच्चे याद रखना 30-90, बस इधर पे 60-30-60, ठीक है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में तो कंट्रोलर क्या करेगा, कैग तो कुछ का कुछ मतलब हाथ ही नहीं है इधर पे, तो सबसे पहले कॉमन सेंस कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद कॉमन सेंस मेंबर। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए सबसे पहले कॉमन सेंस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के। उसके अगर फेल हो गया तो कॉमन सेंस लगाना थोड़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गया तो थोड़ा फिर से कॉमन सेंस लगा देना, फिर लिख देना मेंबर्स, कितने दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर। एक डिफरेंस याद रखना कि ये जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है इसमें मेंबर्स को मिलता है 90 डेज और गवर्नमेंट कंपनीज में मेंबर्स को मिलता है 60 दिन, ठीक है, समझे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ही डेट है, 30-30, ठीक है, समझे ना बेटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, मक्खन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग देखने वाले सब्सिक्वेंट ऑडिटर के ऊपर, किसके ऊपर बात करेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अच्छा, होल्ड ऑफिस कितना करेगा ये तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो बताया नहीं कि कितना टाइम तक ऑफिस होल्ड करेगा। होल्ड द ऑफिस सेम है, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। किसके बारे में? सब सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान लगाओ, इसमें भी ये 2 सबसेक्शन, ये मैंने सबसेक्शन डिस्कस किया ना इधर पे। अच्छा, सबसेक्शन डिस्कस नहीं किया। ये जो है ना, ये है सबसेक्शन 6, ये है सबसेक्शन 7। सर सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 139 बेटा, 139 कर रहे हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, 139। ये सबसेक्शन 6, ये सबसेक्शन 7। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर का सबसेक्शन जो है वो है सबसेक्शन 1, फिर है सबसेक्शन 5। अब लॉ मेकर्स के ऊपर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मेरे को पता नहीं यार, लॉ मेकर्स के ऊपर सही में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में बताए वो लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में। क्या वो लोग भूल गए थे कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर से पहले अपन को फर्स्ट ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है? वो लिखे उन लोगों ने सबसेक्शन 6 में, और सबसेक्शन 1 में लिख दिए अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मतलब पगला गए थे क्या ऑडिटर, या फिर बउआ पी के फिर बना रहे थे ये सारा चीज़? मेरे को मतलब सही में ना क्या बताए, दिमाग जो है ख़राब हो जाते कभी कभार। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई जिंदा है, आराम से सब कुछ याद करवा देगा, टेक्निक बता देगा कि याद कैसे करना है चीज़। सेम बात है 2 प्रकार की कंपनी से, एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी से, दूसरा है अपना गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 5 याद रखना। ठीक है, ये 5 लग रहा है ना, 6 मत समझ लेना, 5 है। ठीक है, ये 5। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अपॉइंट कैसे करना है सर वो बताइए। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका अपॉइंटमेंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। कॉमन सेंस लगाओ, अगर एजीएम में ख़त्म हो रहा है फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी अपॉइंट होगा एजीएम में ही ना। हाँ जी, अपॉइंटमेंट होगा एजीएम में। कौन अपॉइंट करेगा? ऑब्वियसली मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और उसका ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? वो ऑफिस फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक, 6th एजीएम तक। यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है भांडा जो है वो मैं यहाँ पे फोड़ देता हूँ। भांडा ये है कि मतलब टॉप सीक्रेट बात ये है कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है सिर्फ। वो हम लोग बाद में देखने वाले। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम बताए, तो फर्स्ट एजीएम से लेके 6th एजीएम तक कितना साल होता है? 5 साल। तो 5 ईयर तक का एक टेन्योर रहता है एक ऑडिटर का। फर्स्ट ऑडिटर का नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन बाकी ऑडिटर्स हैं उनका जो टेन्योर रहता है वो 5 साल के लिए रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपॉइंटमेंट कहाँ पे होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में। इसमें जो है इस प्रोविजन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि शैल बी अपॉइंटेड बाय कौन। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाना, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है तो अपॉइंट करेंगे अपना मेंबर्स ही। ठीक है ना, वोट डाल के अप्रूवल करेंगे उस बंदे का। ठीक है, मेंबर्स जो चाहेंगे वही होगा। ये हो चुका है। फिर जो है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए क्या बोला गया है कि उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेगा कैग। बताओ कौन? CNAG, कैग अपॉइंट करेगा। कितने दिन के अंदर? 180 डेज के अंदर। यहाँ पे तो 180 डेज का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि एजीएम में खत्म हो रहा है तो उसी एजीएम में 180 डेज कब से? सुनो ना, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर। कमेंसमेंट ऑफ ईयर, ठीक है, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर। इसका मतलब समझना चीज क्या बोले यहाँ पर, तो इस बात पे ध्यान देना यहाँ पे कि कैग जो है 180 डेज के अंदर क्या करेगा? हाँ जी, 180 डेज के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को लाके बिठाएगा। ठीक है, 180 डेज के अंदर। कब से 180 डेज स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर। ठीक है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर, जब से फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जब से फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तब से 180 डेज। तब से बताओ ना कब? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ द फिनेंशियल ईयर 180 डेज मतलब क्या? 6 मंथ, 6 महीने के अंदर।
और ये 6 महीने कब कंप्लीट होता है? हाँ जी बताओ ना। 6 मंथ, 6 महीने कब कंप्लीट होता है? 6 महीना कंप्लीट होता है अपना, जैसे कि अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना। तो सितंबर एंड से पहले पहले आपको क्या करना होगा? ये जो ऑडिटर है, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसको आपको बिठाना होगा। होल्ड ऑफिस टिल द conclusion of the annual general meeting। याद रख पाओगे या फिर दिक्कत आ रहा है? कुछ दिक्कत वाला बात ही नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, यहाँ पे सब कुछ संभाल लिया है। यहाँ पे डेट सिर्फ लागू होगा गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, वो भी है 180 डेज का, सिर्फ इतना ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो एजीएम में हम लोगों ने निकाला, उसी एजीएम में हमने अपन को, ये देखो ये जो एजीएम है ना, नेक्स्ट एजीएम नहीं है, जिस एजीएम में हम लोगों ने निकाला उसी एजीएम में हम लोग अपॉइंट करने वाले हैं। और उसका टेन्योर कितना रहेगा? फर्स्ट एजीएम से लेके 6 एजीएम तक, मतलब 5 साल, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनीज के लिए बताओ 180 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट करना होगा कैग को, और उसको ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? एजीएम खत्म होने तक। तो एवरी एजीएम में नया लाओ। लास्ट है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। हम लोग इसको लिखते हैं फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैजुअल वैकेंसी कैसे हम लोग उसको फिल करेंगे? 2 है, एक है नॉर्मल कंपनीज, जो कि हम लोग कहते हैं उसको अदर कंपनीज, और दूसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। मतलब सेम ही बात है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज। लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो लिखा है, लॉ मेकर्स ने जिस भावना से लिखा है, उस भावना से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने लिखा अदर कंपनीज, ऐसा नहीं लिखे कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सब जगह पे नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, बाकी इधर पे लिख दी अदर कंपनीज। तो अदर कंपनीज में कोई भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जैसे नॉन गवर्नमेंट, ये नॉन गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर कोई बंदा अचानक निकल जाए तो उसको कैसे हम लोग अपॉइंट करेंगे? अदर कंपनीज में सबसे पहला पावर, सर्वप्रथम पावर रहता है बोर्ड के पास। कितने दिन के अंदर अंदर? विदिन 30 डेज। जिस दिन निकला उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करो, तो बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट है ना, आप सोच रहे होगे सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर में तो हम लोग एजीएम में उसको हम लोगों ने अपॉइंट किया मेंबर्स के अप्रूवल के साथ, अभी जो डायरेक्ट ऑडिटर बैठने वाला है उसको भी तो मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होगा ना, या फिर सिर्फ ऐसे ही बिठा देंगे? तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही बिठा दिया तो ऊपर में जो हम लोगों ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, देखो ना, ऊपर में जो हम लोगों ने ऑडिटर को अपॉइंट किया, ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट किया? एजीएम में। इसका इस प्रोविजन का तो मतलब ही नहीं रहेगा ना। अगर एजीएम में अपॉइंट क्यों कर रहे हैं? मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, सारे मेंबर्स का, ठीक है, मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। और इधर पे हम लोगों ने बचेंस मेजॉरिटी के अप्रूवल से एक बंदा को हमने अपॉइंट किया और वो निकल गया, फिर दूसरा बंदा को हम लोग रखने वाले, उसका भी तो अप्रूवल लेना होगा मेंबर्स से। तो बोर्ड जिस दिन अपॉइंट किया ना इस बंदे को, बोर्ड ने जिस दिन अपॉइंट किया इस बंदे को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद बाई चांस इसमें केस है, समझना। एक तो बात है कि उसने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है, और दूसरा केस हो सकता है कुछ भी, यहां पर ब्रैकेट में कुछ भी भर लो आप, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से वो निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है, या तो मर गया, ठीक, एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है रीजन, कैजुअल वैकेंसी। अगर उसने रेजिग्नेशन किया, रिजाइन किया, तभी जाके अपने को मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा। यहाँ पर क्या है? इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, यहाँ पर लिख लेना इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, appointment made by board of director
अपॉइंटमेंट मेड बाय बोर्ड शुड बी अप्रूव्ड, शुड बी अप्रूव्ड बाय, बताओ ना, बाय कंपनी एट EGM, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन बताओ 3 months। ये समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अदर कंपनी समझ चुके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सेम अप्लाई होगा। कौन अपॉइंट करेगा? कैग, CNAG, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 days, विद इन 30 days। और दूसरा मतलब कैग अगर अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड अपॉइंट करेगा, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 days, ठीक है, विद इन 30 days। ये जो कैग होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका पावर बहुत रहता है, बहुत रहता है, समझे? बहुत रहता है। जैसे कि हम लोगों ने जितने भी सारे बहुत बड़े स्कैम देखे हैं ना, बहुत बड़े स्कैम, ठीक है, ये राजीव गांधी का कोल स्कैम कह लो, बहुत सारे स्कैम से, अगर मैं नाम बताता गया तो शाम हो जाएगा, इतने सारे स्कैम से। मतलब गवर्नमेंट कंपनीज का जो स्कैम, मतलब गवर्नमेंट जो स्कैम कर रहा है उसको कौन पकड़ता है? उसको पकड़ता है कैग। कैग का तनख्वाह इतना ज़्यादा रहता है ना कि वो इंडिपेंडेंट ही रहता है, मतलब तुम इसको खरीद नहीं पाओगे कैग को, इतना ज़्यादा तनख्वाह रहता है इसका, ठीक है। कैग जो है ना, उसको तुम खरीद नहीं पाओगे, वो इंडिपेंडेंट रहता है। गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ स्कैम किया तो वो बिंदास आके निकाल देगा, मतलब जो है पूरा चिट्ठा खोल देगा। इतने बड़े गवर्नमेंट स्कैम्स जो होते हैं वो कौन पर्दाफाश करता है? वो फाश करता है ये कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत पावरफुल रहता है, मतलब बहुत पावरफुल, समझे ना? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कितने दिन के अंदर? 30 days के अंदर, ठीक है। ये चार्ट जो है आप अच्छे तरीके से बना लो अपने कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो आराम से। आप जैसे मैंने डिक्टेट किया, हैंड राइटिंग मेरे को आपको पता ही होगा, जो है डिजिटल हैंड राइटिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए जैसे ही लिखवाया मैंने उस प्रकार से आप लिख लो इसको, ठीक है। इसी के साथ हम अपना जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स होता है, मतलब किस प्रकार से अपॉइंट करे उसको, वो खत्म होता है इधर पे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना, वो है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। बताओ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसका सेक्शन है, सेम सेक्शन है 139, लेकिन सबसेक्शन अलग है, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन याद नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन याद कर लो ना सिर्फ, ठीक है ना, सेक्शन याद कर लेना। ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर है, ये एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले मैं बताऊं या फिर सबसे पहले रूल्स बताऊं कि इसमें होता क्या है, या फिर सबसे पहले ये बताओ कि कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है ये? चलो सबसे पहले तो वो देखते कि हम लोग सबसे कौन से कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। ये याद रखना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो है वो एप्लीकेबल है टू एवरी, बताओ ना, ऑल लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ऑल लिस्टेड कंपनी। बी में लिखो कि अनलिस्टेड, अगर आपका कंपनी अनलिस्टेड है तब भी एप्लीकेबल रहेगा, ध्यान लगाना। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम 10 crore का पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। फिर बताए प्राइवेट कंपनी जिसका मिनिमम 50 crore का पेड अप शेयर कैपिटल है। उसके बाद बताए वो सारे कंपनीज, मतलब एनी कंपनी जिसका लोन, लिखना अच्छे से, लोन एंड बोरोइंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट, लोन एंड बोरोइंग या फिर पब्लिक डिपॉजिट मिनिमम 50 crore है। इन सारे कंपनीज के ऊपर लग जाएगा अपना रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले
आग बंद करके बोलना लिस्टेड कंपनी। फिर 10 50 50, 10 50 50, 10 फॉर अनलिस्टेड, प्राइवेट 50 और इन कंपनी लोन बोरोइंग एंड पब्लिक डिपॉजिट जिसका मिनिमम 50 करोड़ है, वो लोग जो है उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर। समझ में आया क्या? हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर में होता क्या है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का सिर्फ एक ही माजरा है, वो ये है कि कोई भी ऑडिटर जो है ना उसको हम लोग अपॉइंट करते हैं कितने टाइम के लिए हम लोग अपॉइंट करेंगे, उसके बाद निकलना भी तो होगा उसको। तो उस ऑडिटर को हम लोग निकालेंगे, फिर ना जाके दूसरे ऑडिटर को हम लेकर आने वाले, इसलिए कहा जाता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, बाकी जितने भी कंपनीज है इनके अलावा वो लोग एक ऑडिटर से काम चलाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान लगाना। देखो, वो बोले कि वो लोग एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे एज एन ऑडिटर एक टर्म के लिए जिसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर रहेगा। ठीक है, ये बोले। तो इस बात को मैं घुमा फिरा के भी बोल सकता हूँ, मैं शॉर्टकट भाषा में आपको लिख सकता हूँ कि ऑडिटर क्या होता है। बोले कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सुनना, एन इंडिविजुअल, एंड भाषा देखना अच्छे से, मैं इंस्टीट्यूट का भाषा में के बारे में, इंस्टीट्यूट ने जिस भाषा में लिखाया उसी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। एन इंडिविजुअल as auditor for more than one term of 5 consecutive year। इसका समझना अच्छे से। इसको समझने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लिखो, 2 वर्ड लिखो, shall not appoint or reappoint, shall not appoint or reappoint an individual as an auditor। यहां से ऐसे करके जाएगा, ठीक है। shall not appoint मतलब अपॉइंट नहीं करेगा या फिर रीअपॉइंट नहीं करेगा। कौन अपॉइंट रीअपॉइंट नहीं करेगा? ये सारे लोग, ये ऊपर में जो सारे हैं ये सारे लोग, ठीक है। एन इंडिविजुअल फॉर 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। इसका मतलब समझना, 1 टर्म मतलब एक ऑडिटर जो है रोटेशन, जिस कंपनी के ऊपर रोटेशन लागू हो जाएगा, एक ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हो सकता है सिर्फ एक टर्म के लिए जिसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर रहता है। मतलब एक टर्म मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लेकिन अगर आपका एक ऑडिट फार्म है, ये तो इंडिविजुअल है ना, अगर एक ऑडिट फार्म है, सर अपने इधर पे तो ऑडिट, इतने बड़े बड़े ऑडिट फार्म से कंपनी तो एक ऑडिट फार्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं ना। हाँ जी, ऑडिट फार्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है। एक ऑडिट फार्म एज ऑडिटर, एक ऑडिट फार्म एज ऑडिटर फॉर मोर देन, यहां पर चेंजेस है, 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years। ठीक है, 2 टर्म ऑफ 5 consecutive year। इसमें समझना बात क्या बोला गया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप एक टर्म के लिए बैठ सकते हो, मतलब एक टर्म मतलब 5 साल। और अगर आप एक ऑडिट फार्म हो, तो तब आप 2 टर्म के लिए बैठ सकते हो 5 साल। मतलब एक ऑडिट फार्म जो है 1 टर्म में 5 साल रहता है। 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive year मतलब क्या है? 10 साल, 10 years। 2 टर्म्स फॉर ऑडिट फर्म और 1 टर्म फॉर इंडिविजुअल। तो एक आप ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकते हो 10 सालों के लिए और एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हो 1 साल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसमें ध्यान लगाना, सिर्फ और एक प्रोविजन है। बोले कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। हाँ जी, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? रीअपॉइंटमेंट हो पाएगा लेकिन 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो 5 years का रहता है उसका कूलिंग पीरियड। जब इंजन गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग थोड़ा रुक के रखते हैं ना, कूलिंग पीरियड। ठीक है, तो कूलिंग पीरियड जो है 5 साल। इस 5 साल जैसे ही गुजर जाएगा उसके बाद दोबारा अपॉइंट हो सकता है। ये 5 साल एप्लीकेबल है एक ऑडिट फार्म के लिए भी
और एक इंडिविजुअल के लिए भी। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं हाँ जी, लेकिन कूलिंग पीरियड रहेगा 5 साल के लिए। इतना ही है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। ठीक है, और ये जो रीअपॉइंटमेंट मैंने लिखा है ना, ये रीअपॉइंटमेंट है सिर्फ इन कंपनीज के ऑडिटर के लिए। ये स्पेशल कैटेगरी कंपनीज है, याद रखना, ये स्पेशल कैटेगरी कंपनीज है जहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होता है। अब इन जनरल रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है वो देखो। ये तो रोटेशन, जिस कंपनी में रोटेशन ऑफ डायरेक्ट ऑडिटर्स एप्लीकेबल है उसको तो कूलिंग पीरियड के लिए बैठना ही होगा 5 साल के लिए, उसके बाद रीअपॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन जनरल बोल रहा हूँ, नॉर्मल जो इतने सारे कंपनीज है वो लोग कैसे काम करते हैं, वो लोग कैसे काम काज करते हैं, देखो अच्छे से, मतलब वो लोग कैसे रीअपॉइंट करते हैं। रीअपॉइंटमेंट का सेक्शन है, रीअपॉइंटमेंट का सेक्शन है, सेम है बेटा, लिखते जाओ, 139 सबसेक्शन 9, यह है रीअपॉइंटमेंट का सेक्शन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि रीअपॉइंटमेंट कर सकते, हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर निकल रहा है उसको हम लोग दोबारा रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ऊपर वाले कंपनीज को छोड़ के। ये बाकी कंपनीज के लिए है। देखो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला बात तो ये है कि वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। दूसरा देखो, ठीक है, दूसरा देखो, वो अगर नोटिस दे दे, ही हैज नॉट गिवन, क्या बताओ, नॉट गिवन एनी नोटिस टू कंपनी ऑफ अनविलिंगनेस, ऑफ हिज अनविलिंगनेस, मतलब वो चाहता नहीं है कि वो कंपनी में एज एन ऑडिटर फिर से दोबारा बैठे। अगर वो इस प्रकार का कोई नोटिस दे दे, अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक है ना, अगर वो उसने नोटिस दे दिया कंपनी को कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता तब। ठीक है, और तीसरा है कंपनी के मेंबर्स ने ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया तब तो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन। किस प्रकार का स्पेशल रेजोल्यूशन, याद रखना, मेंबर्स ने अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोल दिया है कि इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। याद रखना, सिंपल एक कॉमन सेंस का बात बता रहा हूँ मैं आपको। रीअपॉइंटमेंट जब भी होता है ना किसी भी ऑडिटर का, तब हम लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस रेजोल्यूशन में अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है ऑब्वियसली, और मेंबर्स ने एक्सप्रेसली उस रेजोल्यूशन में उन्होंने वोट नहीं किया उसको, तो वो रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका रीअपॉइंटमेंट कैसे होगा। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी तो मेंबर से परमिशन लेना होगा। तो परमिशन के टाइम पे क्या हुआ, ए स्पेशल रेजोल्यूशन हैज, अगर पास किया स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें मेंबर्स ने बोला कि इसको रीअपॉइंटमेंट मत करो, तब तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर इसीलिए लिख रहे हैं हम लोग कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड, ठीक है। एक्सप्रेसिंग लिखो, एक्सप्रेसिंग दैट he shall not be reappointed, ठीक है, एक्सप्रेसिंग दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहिए जहाँ पे ऐसा मतलब एक्सप्रेस कर रहा हो मेंबर्स की उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ अगर हो, ठीक है, अगर ये 3 चीज़ हो तब वो अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है। बाकी जो है इस चैप्टर में जो है सिर्फ मार्किंग से हम लोग उसको ख़त्म कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सारा जो है थोड़ा टेक्निकल चीज़ें था जो मेरे को बताना था आप लोगों को। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग आराम से मार्किंग करते करते जो है ऑडिटर का चैप्टर जो है वो निपटा डालेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्किंग से स्टार्ट करने वाले और बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले अबाउट दी ऑडिटर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।